हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का स्पेशल सेशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 8वें सेट के साथ। इस सेट में भी 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। पुरानी हर एक प्रक्रिया को अपनाते हुए हम बारी बारी से आपके सामने क्वेश्चन को रखेंगे। मैं बार बार आपसे कहता आया हूँ, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। उम्मीद यह है कि अभी से पीछे जितने भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको दी है, उस सब को आपने ढंग से समझा है और अब तक आप में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने के लिए आपको मिल रहा है और अब आप सेट को एंजॉय भी करते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे। जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स उस पर लगे हुए हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से हर एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। साथ में उसमें कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है इसकी जानकारी भी आपके सामने हम विस्तार से रखेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। गलत होने पर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेनेशन को ढंग से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जरूरत पड़े तो पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। उस दौरान कोई भी परेशानी हो, मन में कुछ भी सवाल उठे, कुछ भी पूछना हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके सूचित कीजिए। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आसान शब्दों में उसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। यहां पर मैं बस एक ही बात कहूंगा कि आपके द्वारा किया गया सार्थक प्रयास ही आपको जिता सकता है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने आ चुका है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए, यहां पर जो अंडरलाइंड हिस्सा है वो है फिनिशिंग हिज ब्रेकफास्ट। एक मिनट, finishing his breakfast, he started working on the problem that he had been awaiting disposal for a long time. अब देखिए कि ये जो कंसेप्ट है वर्ब 1 प्लस ing से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को, इस पर मैं थोड़ी सी जानकारी विस्तार से आपके सामने रखता हूं। बहुत सारे जो इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं, जिनको लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंग्लिश बोलना ठीक उसी तरह से सीख सकते हैं जैसे आपने हिंदी सीखी है। बस हिंदी आपने कैसे सीखी है, बचपन से लेकर के आज तक के सफर जो आपकी अपनी लैंग्वेज की है उसको देखिए कि आपने कैसे सीखा है। आप छोटे थे, आपने पहले 2-3 सालों तक ऑब्जर्व किया कि लोग क्या बोलते हैं। धीरे 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 पापा मामा करते हुए आप टूटे फूटे शब्दों को जोड़ते हुए आज हिंदी या अपनी भाषा बोल पाते हैं। ठीक उसी तरह से एक सार्थक प्रयास की जरूरत है। आप इंग्लिश भी अच्छा खासा बोल सकते हैं। उस लिहाजन भी ये जरूरी है, ये जो जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं ये उस लिहाजन भी जरूरी है। और वैसे भी यहां पर जो है ग्रामेटिकल नॉर्म्स की विस्तार से चर्चा करनी है मुझे, तो यहां पर दो बातें हैं जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। पहला है, एक होता है वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप अगर इसको समझना चाहें तो हिंदी वाले बच्चे वो कर वाले वाक्य। अब देखिए, ये कर वाले वाक्य क्या है? अक्सर आपने सुना होगा कि दरवाजा खोलकर वह अंदर आया। हम हिंदी की अभिव्यक्ति को सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि आप इसके साथ फ्रेंडली हैं, आप इसे अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे सेंटेंस है कि दरवाजा खोलकर वह अंदर आया, नाश्ता खाकर या लेकर वह ऑफिस गया। तो इसमें देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएं जिसमें कहीं ना कहीं दो काम को जोड़ा गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है, जो बातें की जाती है, एक तो पहला था ये पहला है। दूसरा है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, बोर नहीं होइएगा, जिनको इसकी जानकारी है
तो उनके लिए भी एक रिवीजन है, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये संपूर्ण जानकारी है। तो आपको देखना जरूर चाहिए कि ये दो कंसेप्ट यहां पर मेरे पास है, वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो एक नंबर है इसमें और ये जो दो नंबर है, इस दोनों में क्या अंतर है हम आपको विस्तार से यहां पर बताते हैं। देखिए, जो पहला है, जो पहला कंसेप्ट मैंने ऊपर लिखा है, वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है जो मैं यहां पर लिख रखा हूं, पहला वाला और दूसरा वाला भी, इसके आगे आप जैसा सेंटेंस चाहें वैसा सेंटेंस जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको अगर आप समझिएगा, इस वाले हिस्से को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप सीधा समझिए कि एक काम है W1, जो पहला वर्क है, ये शुरू हुआ, इसी बीच में कोई दूसरा काम शुरू हुआ और समाप्त हो गया, और तब जाकर के जो पहला काम का बचा हुआ हिस्सा था वो समाप्त हुआ। वैसे सेंटेंसेस के लिए हम ये वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि ये कैसा काम हो सकता है जिसमें कि एक काम शुरू हुआ, उसी बीच में दूसरा काम हो। जैसे कि बक्से संदूक खोलकर उसने बंदूक निकाली, दरवाजा खोलकर वो अंदर आया। तो पहला काम क्या है कि दरवाजा खोला, वो खुला हुआ ही है, अंदर आया और फिर दरवाजा बंद किया। तरीका यही है, बैग खोला, सामान निकाला, तब तक बैग खुली हुई है और फिर इस बैग को बंद किया। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जहां पर होगा उस जगह पर हम वर्ब वन प्लस आईएनजी को अप्लाई करेंगे और उस तरीके से बनाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम कह सकते हैं, ओपनिंग द डोर ही केम इन, मतलब है कि दरवाजा खोलकर वह अंदर आया। हम ये एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं कि जिसमें पहला काम जो है वो रनिंग है और उसी के बीच में ये दूसरा काम फिनिश हुआ और तब जाकर के पहला काम फिनिश हुआ। ऐसी जानकारी अगर आपको देनी है तब हम वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और बाकी जो आगे का सेंटेंस है, वो अंदर आया, वो बाहर गया, वो जो एक्सप्रेशन आएगा, जिस लिहाजन आएगा, जिस रूल को फॉलो करने के लिए वहां पर कहा जाएगा, जैसा सेंटेंस होगा हम उसको फॉलो करेंगे। बेसिकली पहला वाला हिस्सा मेरा देखना है कि वर्क का नेचर कैसा है। वहां पर अगर वर्क का नेचर ऐसा है कि काम रनिंग है और उसी बीच में दूसरा काम हुआ है, तब ये अप्लाई करेंगे। अब यहां पर जो बात रही दूसरे कंसेप्ट की, आप उसको देखिए कि ये जो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है यहां पर, और इसके बाद जो है आपका फिर वही सेंटेंस जैसा होगा वैसा यहां पर होगा। तो ये जो है, ये हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो हिस्सा है, ये हम वैसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहला काम पहले फिनिश हो जाए और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो, यानी कि पहला काम फिनिश हो जाए उसके बाद दूसरा काम हो। जैसे कि जो है खाना खाकर वह ऑफिस गया, नाश्ता खाकर वह ऑफिस गया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इसमें कोई भी काम जो है, मतलब यह है कि यहां फिक्स है कि पहला काम जब फिनिश हो जाए और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो, तो वैसी परिस्थिति में हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि दोनों, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल अगर आप रखें तो आप कह सकते हैं, हैविंग फिनिश्ड his lunch, he went to market। सिंपल सा है कि आगे का सेंटेंस जैसा होगा हम वैसा जोड़ लेंगे। बस यहां पर जो बात मुझे समझानी थी, इतने विस्तार से मैंने कहा कि अक्सर हम लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आकर मैं तुमसे मिलता हूं, लौट कर मैं तुमसे मिलता हूं, लौट कर देखते हैं, चल यार अभी चलते हैं, लौट कर देखेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप सबको बहुत परेशानी होती होगी। तो वैसे में आप ये वर्ब वन प्लस आईएनजी और हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, वर्ब वन प्लस आईएनजी हम उस कंडीशन में अप्लाई करते हैं जब पहला काम रनिंग हो और उसी बीच में दूसरा काम फिनिश हो और फिर बाद में पहले हिस्से का जो बचा हुआ काम है वो फिनिश हो। हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट में जब पहला काम फिनिश हो जाए और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो और फिर आगे जो उसका कंडीशन रहे, मतलब है एक काम के फिनिश होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो, वैसी परिस्थिति में हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम वापस लौट करके आते हैं अपने सवाल पर। क्या कह रहा है कि finishing his breakfast,
ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। अब देखिए कि यहां पर जो है सबसे बेहतर एक्सप्रेशन है कि इसके बीच में नहीं है, इसको पहले वो समाप्त कर लेगा। तो ये काम जब समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड। यहां पर होना चाहिए हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, है ना। हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट he started working on the problem that had been awaiting disposal for a long time। तो यहां पर मेरा ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, और मुझे दिख रहा है कि सी नंबर ऑप्शन में हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट यहां पर दिया हुआ है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो आसानी से आपको समझ में आ गया कि सी होगा। यहां पर क्या है कि नाश्ता समाप्त करने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग, उसने शुरू किया। हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, जो उसका ब्रेकफास्ट था उसको समाप्त करने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम दैट had been awaiting disposal for a long time। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि इस नियम को हम तभी अप्लाई करते हैं जिसमें कि एक काम समाप्त हो जाए W1 और उसके बाद दूसरा काम यू शुरू हो। तो वैसी परिस्थिति में पहले काम के लिए हम हैविंग प्लस PP प्लस ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं, करना है। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां पर क्या है कि रूरल एरिया पीपल कैन कोप वेल विद। अब देखिए कोप विद, ये जो वर्ड है ना कोप विद, इसका मतलब होता है सेटिस्फाई और फुलफिल। क्या होता है, सेटिस्फाई और फुलफिल, या फिर कह सकते हैं मीट अ नीड, मतलब जरूरत को पूरा करने के सेंस में इसका यहां पर होता है। तो कह रहा है कि रूरल एरिया पीपल कैन कोप वेल विद फिजिकल स्ट्रेन एज दे आर यूज्ड टू। अब देखिए कि ये जो सेंटेंस है ना यूज्ड टू, मैंने पहले ही कहा है कि टू का प्रयोग जब हम प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब इसके साथ हम वर्ब वन प्लस आईएनजी का ही इस्तेमाल करेंगे। ये इन्फिनेटिव क्लियरनेस पर एग्जाम्पल भी मैं पीछे काफी विस्तार से समझा चुका हूं। कई बार मैंने इस बात को रखा है कि टू का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। एक इन्फिनेटिव पैकेज में वो तब V1 के साथ आता है, इन दैट केस टू जो है वो प्रेपोजिशन नहीं होता है। बट अगर टू प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग इन लंदन, यहां पर देखिए कि फिर इसके बाद जो है ड्राइविंग लगा है। तो एक्चुअली आप यूज टू को देख करके याद रख सकते हैं यहां पर। तो एक्चुअली जो है ये वर्किंग तो होगा, लेकिन ये हार्डली कहना यहां पर जो है वो गड़बड़ लग रहा है। तो ये वर्क वाला हिस्सा खत्म हो गया, द लगाने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। हार्डली वर्किंग फिर से यहां पर नहीं होगा। सबसे पहले है ये जो बेहतर एक्सप्रेशन देगा कि रूरल एरिया पीपल कैन कोप वेल विद फिजिकल स्ट्रेन एज दे आर यूज्ड टू हार्ड वर्किंग, मतलब है यूज्ड टू वर्किंग। तो यहां पर हार्ड वर्किंग जो है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए सबसे ऑप्शन में जो सबसे बेहतर ऑप्शन मेरा है वो डी वाला है, हार्ड वर्किंग। मैंने पहले ही कहा है कि टू को अगर हम प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेपोजिशन का डेफिनेशन आपको पता है कि प्रेपोजिशन इज वर्ड व्हिच कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। तो वो नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है, तो उस परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बाद आप नाउन प्रोनाउन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वर्बियल नाउन भी तो है, जेरेंड जो है वर्ब वन प्लस आईएनजी है, तो उसे भी हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे प्रेपोजिशन के साथ, फोर के साथ, आफ्टर के साथ, ऑन के साथ आप धड़ल्ले से इसका यूज करते हैं। लेकिन टू का जब यूज करने लगते हैं तो वहां कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि उस सेंटेंस में टू यूज कैसे हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आसानी से रखता हूं, ये दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, यहां पर ड्राइविंग इन लंदन, कुछ भी आप लिख लो। जैसे है कि आम अबाउट टू गो। अब देखिए कि इसमें जो ये टू गो है, ये मेरा प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये इन्फिनेटिव पैकेज है, इसलिए इसके साथ V1 ही यूज होगा। ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान भी ध्यान रखना चाहिए, और प्रैक्टिस करते समय, क्वेश्चन बनाते समय इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो गया वही लिख दें, इसका जो आंसर है वो हो गया आपका डी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि बिफोर आई मेट हिम पर्सनली आई एडमिट दैट आई हैव अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। अब देखिए सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, आई हैड और हैव, ये गलत है। गलत क्या है, ये देखिए हैड है और हैड के बाद V1 नहीं हो सकता है, या क्या होना चाहिए, या होना चाहिए हैड। एक तो ये है, या नहीं तो आप इसको हटा करके V2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस मैंने पढ़ाए हैं 3 एपिसोड उसके लिए है, आप टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये वो कॉम्बिनेशन है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया। ये 15 सालों से चल रहा है, रोगी मर ही रहा है, डॉक्टर आज तक कोई नहीं बदला, परंपरा हमारी नहीं बदली, और बच्चे जो है रूल को रट करके वो अंधेरा कायम रहे वाला नियम की इधर वाले को उधर से और उधर वाले को इधर से। इंग्लिश को तो हमने अजीब बना दिया है और पता नहीं कितना डर है लोगों में। ये बहुत ही जो है आसान लैंग्वेज है और आपको पता ही है कि पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट में आज के लिए काफी जो है कारगर है। तो सिंपल सी बात है कि बिफोर आई मेट हिम पर्सनली आई एडमिट दैट आई हैव, ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। एक तो सबसे पहले देखिए कि ये आपको एक सेंटेंस में याद दिला देता हूं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अगर टाइम में गैप होता है तो हम टेंस बदल करके लिखते हैं। बदल करके लिखने का मतलब है कि हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं पुराने समय के लिए। जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले, हम ये एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं वहां पर कि भाई ट्रेन पहले खुल गई, बाद में मैं पहुंचा, मतलब है ट्रेन सुबह 7:30 बजे खुल गई, मैं 8 बजे पहुंचा, तो टाइम यहां पर जो है वैलिड गैप है। तो हम कहते हैं द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहां पर जो है हैड स्टार्टेड, हैड प्लस V3 हमने लगाया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि बिफोर आई मेड हिम पर्सनली आई एडमिट दैट आई हैव नहीं होगा यहां पर। और मैंने ये भी कहा था कि जब टाइम गैप नहीं रहता है, जैसे कि आई रीच द स्टेशन एंड ट्रेन स्टार्टेड, अब ऐसा हुआ कि पहुंचते ही गाड़ी खुल गई, ऐसा हम बताना चाह रहे, तो उसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसमें पास्ट परफेक्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, उसको हम पास्ट सिंपल में ही दोनों सेंटेंस को रखेंगे, दोनों में कोई गैप ही नहीं है। तो यहां पर जो है ऐसा नहीं है, मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि जादू, हम पीके वाले नहीं, हाथ पकड़ के डेटा ट्रांसफर कर लेंगे, माइंड पढ़ लेंगे। तो यहां पर क्या है कि गैप है, इसमें टाइम गैप दिख रहा है कि बिफोर आई मेट हिम पर्सनली आई एडमिट दैट आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। तो यहां पर जो है ये हैड होना चाहिए, हैड होना है, हैड प्लस V3 इस तरफ होगा, है ना, हैड प्लस V3 होगा। पहले था, जब तक नहीं मिले थे उससे पहले पुअर ओपिनियन था, और इसमें टाइम गैप वैलिड है, और ये मेरा एक इस ऑप्शन में दिख रहा है। यहां पर इसके होने के चांसेस नहीं है, ये तो बेफालतू का प्रयोग है। ये हो सकता है बट मेरी कहानी यहां पर मेट की है, तो ये भी यहां से नहीं होगा। दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो मेरा हो जाएगा डी। यहां पर जिन बच्चों को इसमें परेशानी हो रही है, आपको ये लग रहा है कि सर आप ऐसे तेजी से बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है कहां से पढ़े, तो टाइम एंड टेंस अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को पूरा जो है उसको देखिए, उसमें हर एक एपिसोड जो है बहुत अच्छे से बांटा गया है। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस में जो है वो पेयर जहां पर मैंने बताया है, उसमें ये 3 एपिसोड है जिसमें ये बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश की है मैंने। और वो जो आपका पुराना वाला रूल है ना, वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर, वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, पता नहीं क्या, वो जो रूल आप रटते हैं, तो उसको मैंने वहां से जो है हटाने की कोशिश की है और एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स को। मतलब ये है कि आप बिना रूल रटे हुए भी आप इंग्लिश कर सकते हैं, आपने अपनी भाषा के लिए तो रूल नहीं रटा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कोशिश करेंगे, समझेंगे कि वो क्या। आज एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, बोला कि सर मैं पेपर पढ़ता हूं तो उसमें क्या कह रहा है ये मुझे समझ में। मैंने पहले कहा हिंदी मत करना, हिंदी मत करना। बोला क्यों सर? हम क्या, चाहिए बताओ, हिंदी जो समझते हो वो समझ जाते हो कि हिंदी की भोजपुरी या अपने रीजनल लैंग्वेज में चेंज करते हो? नहीं करते ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमको ये देखना है कि इस पेयर में टाइम गैप है या नहीं है। टाइम गैप है तो जो ज्यादा, दोनों कहानी पास्ट की है तो जो ज्यादा पुराना है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। और आई एडमिट दैट आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम, ये हैड होना चाहिए वहां पर। आप उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, आप नए हैं। और एक और सूचना है, इस सूचना में आप सुनेंगे तो आपका 25 MB डेटा उड़ जाएगा। लाइक करने से ऐसा हो जाता है। अरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप लाइक कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो हो जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका वीडियो मिस ना हो। तो ये कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप मेरी ही मदद करेंगे कि उठिए सर, हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ पढ़ा दीजिए, कुछ भेज दीजिए। वैसे यहाँ तो भाई घर से निकलना ही अलाउ नहीं है। चलिए, तो इस सवाल का जवाब है वो है आपका डी। अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, कह रहा है सेवरल गुड बुक्स हैव बिन रिटन। अब बुक्स है तो यहां पर हैव लगा हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। बिन रिटन है, अब मुझे इस बिन रिटन को चेक करना है कि क्या ये एक्टिव में है, क्या ये पैसिव में है, क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है। मैंने पहले ही आपको कहा है, तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट है, राइटर महोदय ये है एन पालखीवाला। तो यहां पर अगर हम इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएं तो अब कह सकते हैं इसे एन पालखीवाला हैज रिटन, है ना। इसको अगर हम ऐसे बना दें, सेवरल गुड बुक्स, तो यहां पर सीधा समझिए कि ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है उससे सेंटेंस की शुरुआत हुई है। पैटर्न जो है वो मेरा पैसिव का होना चाहिए और है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यहां पर लगा हुआ है, तो इसीलिए जो है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार के करेक्शन की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और ऑप्शन जो है वो है आपका ई। क्यों? क्योंकि मैंने इसको आसानी से समझ लिया कि भाई इस सेंटेंस में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पैसिव पैटर्न अप्लाई होता है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, लगा हुआ है, इसलिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि द फेमस इंजीनियर्स आर वर्किंग, अब यहां पर इंजीनियर्स के साथ आर है, ठीक है, प्लूरल है, ऑन दिस प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द डे दे अराइव्ड हियर। अब देखिए कि यह है कि जिस दिन वो यहां पहुंचे उसी दिन से कर रहे नहीं, करते आ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस बस इतना है कि कंटिन्यूअस उस टाइम को इंडिकेट करता है जिस टाइम पर हम बात कर रहे होते हैं। मतलब है कि उसमें कोई पुराना समय से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब है कि पास्ट टाइम से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी काम किसी पुराने समय में चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे का पता नहीं है, इन दैट केस उस समय के यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के होने की वजह से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसको लिखते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? हैव बीन वर्किंग। हमको क्या लिखना पड़ेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां पर जो है आप बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि टाइम कैसा होना चाहिए भाई, तो सोमवार से, मंगलवार से, 5 वर्षों से, 1980 से, ये इस तरीके का सवाल बच्चों को पूछा जाता है। यहां पर क्या कह रहा है कि राइट फ्रॉम द डे दे अराइव्ड हियर। अब वो 5 साल पहले यहां पहुंचे, उसी दिन से काम कर रहे हैं, 5 दिन पहले यहां पहुंचे, उसी दिन से काम कर रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, एंड दैट्स व्हाई आर वर्किंग इज नॉट करेक्ट in this context। तो यहां पर क्या हो जाएगा? the famous engineers have been working on this project right from the day they arrived here, and that's why ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन यहां पर है have been working, और बाकी इसकी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मेरा परफेक्ट वाला जो मैच है वो मिल गया है बी में, एंड दैट्स व्हाई इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है परफेक्ट लगाने में। क्यों? क्योंकि आपको यह समझना होगा कि यहां से जो दिया हुआ है राइट फ्रॉम द डे दे अराइव्ड हियर, अब ये मुझे पता तो नहीं है उस दिन किस दिन, भाई जब भी होगा तो आज से पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो ये एक प्रकार का पीरियड ऑफ टाइम है। और आपको बताया मैंने कि कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस इतना ही अंतर है कि कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो वो उसी समय को दर्शाता है जिस समय बात कर रहे थे या जिस समय की बात कर रहे होंगे। हम मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात करें, एजम्पशन की बात करें, बट वो उसी टाइम को दर्शाएगा। लेकिन हम ऐसा बताना चाहते हैं कि कोई काम पुराने समय में चल रहा था, आज भी चल रहा है, यानी किसी पुराने समय से शुरू हुआ और आज भी चल रहा है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं और यहां जो कंटेक्स्ट है उसमें वो फिट बैठ रहा है। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि इट वॉज क्वाइट क्लियर। सबसे पहले तो यहां डिसाइड कर लीजिए भैया, पास्ट है, ये पर ध्यान रखना है। क्वाइट क्लियर दैट द एथलीट, और यहां पर कैन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुड हो सकता है, वुड हो सकता है, आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द एथलीट कैन बी एबल टू इंप्रूव अपॉन हिज
ऑन रिकॉर्ड। तो ये जो है ऑन रिकॉर्ड, इसमें कैन यहां पर लगाना गड़बड़ क्यों है? क्योंकि यहां पर पास्ट की कहानी है। विल बिल्कुल नहीं लगेगा। बी एबल टू यहां पर सुटेबल नहीं है, क्योंकि एथलीट बी एबल टू इंप्रूव, वहां पर एक हमको मॉडल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम बी एबल नहीं लगा सकते हैं। अब बचा इस दोनों में चुनने का, द एप्रोप्रिएट वन ये नहीं होगा। मेरा एप्रोप्रिएट वन ये होगा कि अगर है कि इट इज क्वाइट क्लियर दैट द एथलीट विल बी एबल टू इंप्रूव अपॉन हिज ओन रिकॉर्ड, तो यहां पर जो है वुड का प्रयोग करना उचित है। ये कभी कभी जो है मीनिंग, अगर हम एप्रोप्रिएट की बात करें तो सबसे बेहतर, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, शुड बी एबल आएगा, बट एप्रोप्रिएट वन की बात करें तो वो वुड आएगा। क्लियर पास्ट की बात जहां पर हम कर रहे हैं तो यहां पर हम वुड का प्रयोग करेंगे, वो प्रेफरेबल है। इस ऑप्शन में, जो चारों में ऑप्शन में सबसे बेहतर जो आंसर है वो सी है। दैट्स वाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हमने कुछ नहीं किया है, बहुत ही आसान सवाल है आज के सेट में। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगर आप आराम से बनाएंगे तो बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 लाना बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे लाते भी हैं। आप मुझे लिख करके बताइए जरूर। कुछ ही बच्चे लिखते हैं, बाकी लोगों को तो लगता है पता नहीं अगर वो लिख देंगे तो उनके हिस्से से कुछ जमीन वमीन, उनका कैश वैश गायब हो जाएगा। अरे भाई बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या लेवल आ गया, तब मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर करूं। मैं तो सारे बच्चों को ध्यान में रख करके ये वीडियो शूट करता हूं, आपके लिए उपलब्ध कराता हूं कि भाई जो बच्चे नए हैं वो भी इसको बना पाए और जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि ही हैज नॉट रिटन एनी बुक सिंस हिज मदर हैड डाइड। अब ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये आपका है पास्ट परफेक्ट। ये दोनों का पेयर कभी भी आप नहीं बना सकते हैं। हम पेयर पर अगर थोड़ी बात करें तो हम थोड़ा सा जो है यहां पर हम पेयर की बात कर लें। इससे पहले मैंने बताया है, फिर भी जब अगर आप टाइम टेंस का सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस में अगर आप प्रेजेंट से चलेंगे तो सबसे जो है आप देखिए कि अगर आप लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप इस जगह पर कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। इसमें ये कॉम्बिनेशन कैसे तैयार हुआ है, इस पर अगर आपको विस्तार से जानकारी लेनी है तो आपको फिर से मैं वही कहूंगा कि आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देखना चाहिए। यहां पर मैं विस्तार से नहीं बता सकता उतना, क्योंकि ये सिर्फ मैं रिवीजन के तौर पर रखता हूं कि जिन जिन बच्चों को याद नहीं है, दिमाग से निकल गया है, तो उनके लिए भी ये हो जाए, और जो बच्चे नए हैं वो भी थोड़ी बहुत समझ जाए। इंडेफिनिट या फिर इसके साथ भी आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, और जो आखिरी होता है वो होता है पास्ट का परफेक्ट। ये टाइम ट्रेवल समझ रहे हैं आप, कि अगर आप इधर से, अगर आप इसको देखें तो अगर आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, और इधर से आएंगे मतलब पास्ट के तरफ से आएंगे प्रेजेंट की तरफ तो यही पेयर आपको मिलेगा। मतलब है कि आपका पड़ोसी, यानी पेयर वाला जो सेंटेंस है वो सिर्फ ये दोनों हो सकता है एक साथ में, ये दोनों हो सकता है एक साथ में, या ये दोनों हो सकता है। तो इस पर जो है वो कई बार आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, ये दोनों उसी पर आधारित है। और ये जो दोनों है ये जो है सिंस सी वेंट सी हैजंट रिटन अ लेटर, मतलब जब से वह गई उसने पत्र नहीं लिखा है, तो ये उस कॉम्बिनेशन पर है। और ये जो निचला कॉम्बिनेशन है आप इसको इसके साथ रख सकते हैं, कभी भी जंप करा करके आप इसको इसके साथ नहीं रख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है टाइम सीक्वेंस को खराब कर देगा। कोई भी चीज है 16 तारीख के बाद अचानक से 18 तारीख नहीं आ सकता है, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, मतलब हर एक सेकेंड अपने सीक्वेंस पर ठीक ठीक चलता है, ठीक ठीक आता है। आप मिस कर दो वो आपकी गलती है। तो ये जो टाइम सीक्वेंस यहां पर मैंने दिया है, ये देखिए, ये जो डबल एरो है
इसका मतलब समझिए कि ये दोनों तरफ से आप इधर से चलेंगे तो सबसे पहला जो आएगा वो प्रेजेंट सिंपल आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, उससे पुराने की तरफ जाएंगे पास्ट की तरफ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, उससे पुराने समय की बात करेंगे तो उसको आप पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर पास्ट में कोई एक सेंटेंस है सिंगल तो वो हमेशा से पास्ट सिंपल में आएगा, उसको आप परफेक्ट में नहीं रखेंगे। परफेक्ट में हम तब रखते हैं जब पास्ट का ऑलरेडी एक कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाला सेंटेंस है और उससे पुरानी किसी घटना की बात करें तब हम पास्ट परफेक्ट की तरफ जाते हैं। चलिए यहां पर हम सवाल को देख लें तो क्या कह रहा है कि इस सवाल में सीधा सीधा देखिए यहां हैज है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन क्या है कि ही हैज नॉट रिटन एनी बुक सिंस हिज मदर। तो इसका मतलब है कि मां का जो है देहांत पहले हुआ और देहांत पहले हुआ और उसके बाद अब तक की बात है। जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो वाला कि सिंस सी वेंट सी हैज नॉट रिटन अ लेटर, ये वाला कॉम्बिनेशन यहां पर लगा हुआ है। इसको सेंटेंस को पलट दिया है, ये वाला हिस्सा पहले लिखा हुआ है और ये वाला जो है बाद में लिखा हुआ है। तो यहां पर ये नहीं लगेगा, बिल्कुल मेरा सिर्फ एक ही लगेगा V2 वाला। इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरा जो है V2 वाला कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो मेरा है पास्ट सिंपल का और प्रेजेंट परफेक्ट का। ये वाला कॉम्बिनेशन यहां पर मेरा उपयोग हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इस कॉम्बिनेशन को देखना है कि भाई इसके साथ है कि वो तब से नहीं लिखा है जब उसकी मां का देहांत हुआ। तो मान लीजिए कि ये 2021 है, 2019 में उनकी मां का देहांत हुआ है, तब से उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है। तो इस तरह वाली बात कह रहा है। 2019 की घटना को दर्शाएंगे तो चूंकि वो सिंगल पास्ट है तो पास्ट सिंपल में लिखेंगे और अभी तक जो उसका प्रभाव है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, विस्तार से इसकी जानकारी आपको चाहिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो आपको मिल जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है वो है ए। ये कॉम्बिनेशन आपको समझना होगा। पेयर यहां पर जो है इस सेंटेंस में देखिए कि 3 पेयर बनते हैं, 1 2, और इस 3 पेयर पर अधिकांशतः सवाल पूछा ही जाता है, आपको मिल ही जाएगा एरर में। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट इवनिंग। मतलब है कि बहुत ज्यादा ठंड, इतनी ठंड थी। अब देखिए टू का मतलब समझिए, टू का मतलब होता है उतना जितना नहीं। अगर मैं यहां पर एक बात बताऊं तो आपको बहुत फनी लगेगा ये। जैसे कह देता है ना कोई, आई लव यू टू मच। अब जरा इसका मीनिंग आप खुद ही लगा लीजिए। सिंपल सा है, यहां सीधा सीधा है कि ये एक्सप्रेशन है वेरी मच होना चाहिए, ठीक है, एंडलेस लिमिटलेस वाला सेंस वहां पर होना चाहिए। आप अगर इस सेंस में इसका मीनिंग निकालेंगे तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग बोलचाल में क्या कहते हैं, टुडे इज वेरी हॉट डे। वेरी का मतलब होता है एंडलेस लिमिटलेस। तो हम लोग कहीं ना कहीं बोलचाल में ये गलतियां करते हैं। ध्यान रखिएगा कि टू का प्रयोग जो है वो जो है उतना जितना नहीं, यानी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो हम कह सकते हैं टुडे इज टू हॉट डे, टुडे इज टू कोल्ड डे। मतलब उतनी ठंड है, उतनी गर्मी है जितना नहीं होना चाहिए। वेरी लगा करके कहना वो गड़बड़ है वहां पर। तो कह रहा है कि इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट लास्ट इवनिंग सो वी ऑल स्टेड एट होम। बिल्कुल दोनों बिल्कुल पास्ट में है, यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ग्रामेटिकल नॉर्म्स वाइज अगर कह लें, सेंस वाइज कह लें, कंप्लीट है सेंटेंस। और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। द ऑप्शन इज ई। ध्यान रखिएगा, टू का मतलब उतना जितना नहीं, और टू का मतलब भी होता है जब ये अंत में प्रयोग होता है सेंटेंस के। हम जब एडवर्ब की शुरुआत करेंगे, जब इस टॉपिक पर आएंगे, विस्तार से इसकी जानकारी आपको देंगे। तब तक बने रहिए। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है एन अर्ली एक्शन ऑन। देखिए ये एक कंसेप्ट यहां पर है NPN, मैंने इसकी चर्चा की है कई बार। नाउन प्रपोजिशन नाउन, तो ये पहला वाला जो है सिंगुलर प्लूरल, इसी के हिसाब से हम लगाएंगे। तो ऑन आवर सजेशन
preferably before the elections are announced will be appreciative. देखिए would be appreciate तो होगा, नहीं होना चाहिए appreciated, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा ऐसे भी खत्म हो गया। अब है कि फिर यहां पर appreciate है, ये भी खत्म हो गया। अब है कि कह रहा है कि would have been appreciated, ये और will be appreciated, ये इस दोनों में मेरा ऑप्शन है। अब मैंने ये क्यों कहा कि appreciated होना चाहिए, क्योंकि आपको बी के साथ दो ऑप्शन लगता है। एक्टिव के पैटर्न में वर्ब वन प्लस आईएनजी आप लगाएंगे, ये एक्टिव के लिए आप लगा सकते हैं। पैसिव का पैटर्न लगाएंगे तो यहां पर आपको पास्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा पैसिव के लिए। तो हमें ये देखना है कि एन अर्ली एक्शन, एक्शन कोई और लेगा, ये एक्शन जो है रिसीवर है, किसी के द्वारा किया जाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्ट है, एंड दिस सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट्स व्हाई यहां पर होना चाहिए विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये वाला मेरा यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा। तो यहां है कि एन अर्ली एक्शन ऑन आवर सजेशन प्रेफरेबली बिफोर द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, और यहां पर जो आर है और यहां जो वुड है, ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल बी एप्रिसिएटेड। एन अर्ली एक्शन ऑन आवर सजेशन प्रेफरेबली बिफोर द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड विल बी एप्रिसिएटेड। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, फिर से एन पी एन, मतलब है इसी के हिसाब से होगा द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम हैज। द क्वालिटी हैज, अगर आप इसको यहां से हटा दें तो भी चलेगा। द क्वालिटी हैज नॉट बीन इफेक्टिवली मॉनिटर्ड, और ये एडवर्ब है, सही से इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो भी सर्विस की क्वालिटी है वो इफेक्टिवली मॉनिटर नहीं किया गया, ये कहां पर कहा रहा है, सेंस जो इसका आ रहा है यही आ रहा है कि द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम हैज नॉट बीन इफेक्टिवली मॉनिटर्ड। बिल्कुल इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ग्रामेटिकल नॉर्म्स वाइज भी सेंस वाइज भी ये बिल्कुल फिट है, सब जगह पर ढंग से ग्रामेटिकल नॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। हैज के बाद नॉट है, उसके बाद बिन है। नॉट का प्रयोग आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, कभी भी बिन के बाद यहां नॉट लिखना बिल्कुल गलत है। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ ही नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज करते हैं तो आपको नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करना होता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है, द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम हैज नॉट बीन इफेक्टिवली मॉनिटर्ड। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर जो है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, एंड ऑप्शन इज ई। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा और आप सबने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी सेशन मिस ना हो। मन में कोई सवाल है, कुछ भी दुविधा है, वो अभी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपने कितने अंक प्राप्त किए ये भी मुझे बताइए। इसके अलावा इंग्लिश में कहीं पर भी कोई दुविधा हो, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको मदद कर पाऊं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे नए चैप्टर्स शुरू करने की बात कहते हैं, वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि अगर मैं अचानक से जंप कर जाऊं किसी दूसरे चैप्टर में तो कहीं ना कहीं जो रेगुलर व्यूअर्स हैं या जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी। आप भी बने रहिए, बहुत जल्द आपकी बात भी हम मानेंगे और उसको हम शुरू करेंगे। बहरहाल ऐसे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से किसी भी बच्चे को कुछ लगता है कुछ और ऐड करना चाहिए, कुछ मैं कर सकता हूं, वो भी मुझे बताइए। समय यहां से बता लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कहूंगा, घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।